हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण के अंतर्गत हमने इकाई 4 यूनिट 4 स्टार्ट किया था। और यूनिट 4 है हमारा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसका हमने पार्ट 3 तक देख लिया है। आज हमें पार्ट 4 देखना है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र की यदि हम बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान समावेशित रहता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा है विज्ञान का समावेश किस तरीके से होता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण क्या होता है, या फिर किस तरीके से सामाजिक विज्ञान का समावेशन होता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप यदि आप लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आपको करना क्या है, आपको यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो आपको वर्ग 3 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दिख रही होगी चैनल में ही। तो वहां जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप में देख रहे हैं तो वहां पे सीक्वेंस में सभी लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं, है ना। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल वहां पे क्लियर भी कर सकते हैं, चाहे वो ऐप की बात हो चाहे वो यूट्यूब की बात हो। ठीक, तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को अपनी स्टार्ट करें। यदि हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से अपेक्षा है कि इससे बच्चे अपने आसपास के वातावरण को जाने। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत होता क्या है, यही तो मूलतः होता है कि बच्चे एटलीस्ट अपने आसपास के वातावरण को जाने, उस पर समझ बनाए, बातचीत करें और इनके बारे में अपने विचारों को गढ़ पाए व अभिव्यक्त कर पाए। ठीक है, कि आपने देख लिया, हम तो बहुत चीज देख लेते हैं लेकिन चीजें तो उतनी याद भी नहीं होती हैं और हम उनको अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यदि हम सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे होता क्या है, बहुत बार ना करंट अफेयर में जो योजना चल रही होती है और वो उन योजनाओं के बारे में रोड के जो रोड साइड पोस्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, वहां पे तो दिया रहता है लेकिन बहुत बार हमें याद भी नहीं आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने आसपास के वातावरण, पर्यावरण अध्ययन से अपेक्षा ये है कि बच्चों को इस तरीके से कर दिया जाए कि पहली बात वो अपने आसपास के वातावरण को जाने, समझे, विचारों को गढ़े और उसके बाद में उन पर अपनी टिप्पणी, अपने विचार और वो उसको अभिव्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, वो एक्सप्रेसिव बन पाए। ठीक है, फिर उसके में आगे क्या बताया गया है कि साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि बच्चा अपने आसपास की घटनाओं को देखकर उनका विश्लेषण करने में समर्थ हो तथा सुदृढ़ तर्कों के साथ उसे प्रस्तुत भी कर पाए। कैसे? अब हम देख रहे हैं कि ये जो है नदी के पानी को गंदा किया जाता है, कंपनी का गंदा पानी यहाँ पे नदियों में आ रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्यों, और हम ये भी देख रहे हैं कि देखो कितना ज्यादा डस्ट हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि पॉलिथीन से कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जानवर किस तरीके से, मवेशी उसको खा करके बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, इतनी पॉलिथीन खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, बिल्कुल देखते तो है, हम सभी देख रहे हैं, लेकिन क्या हम उस पर विश्लेषण करने में समर्थ हैं? हम एनालिसिस कर पा रहे हैं क्या? सुदृढ़ तर्कों के साथ में प्रस्तुत कर पाने क्या कि यदि गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, और आपकी क्या टिप्पणी है यहाँ पे। ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। ये क्यों हम ऐसा देख रहे हैं? क्योंकि ये समाज के अंदर हो रहा है और ये सामाजिक विज्ञान का किस तरीके से पर्यावरण में समावेशन है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर क्या है, वास्तव में विज्ञान के मुकाबले यदि हम देखें कि सामाजिक विज्ञान में ज्ञान के स्रोतों तक जाना मुश्किल होता है, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत, हाँ अच्छा ये वाला एक्सपेरिमेंट है, इसको प्रैक्टिकली हमने करके देख लिया, इसकी ये रीडिंग है, इसकी ये थ्योरी है, इसका ये प्रिंसिपल है, हो गया क्लियर, बस। सामाजिक विज्ञान के स्रोतों तक जाना मुश्किल हो जाता है।
तो विज्ञान में प्रत्यक्ष घटित घटनाओं के अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण से निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना है। जो भी प्रत्यक्ष जो घटनाएं घटित हो रही है, आप उनको देख पा रहे हो, आप उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, आप उसको एनालिसिस कर पा रहे हो और बिल्कुल आप उसको प्रमाणीकरण, हाँ बिल्कुल ये तो सर्टिफाइड है, तो सर्टिफाइड करके आप क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल कंक्लूड कर पा रहे हो। लेकिन सामाजिक विज्ञान में अधिकतर ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। हो पाता है क्या? नहीं, यहाँ पे ये फाइंडिंग्स हुई है हड़प्पन कल्चर की यदि हम बात करें तो अच्छा ये फाइंडिंग हुई है। फाइंडिंग हुई मतलब कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि जो फाइंडिंग्स मिली है, हम यदि हम बात करें कि लोथल से हमें क्या मिला हुआ है, लोथल से, ठीक है, गुजरात में है ये साइट, हड़प्पन साइट है। लोथल से हमको क्या मिला, अच्छा हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ना बीड फैक्ट्रीज, हमको थोड़ा इसका निशान, इसका मतलब हमने ये चीज को कंक्लूड किया यहाँ पे ना बीड फैक्ट्रीज रही होंगी, मतलब ऐसा माना गया है, लेकिन एग्जैक्टली आप तक को नहीं पता है कि क्या हुआ, इतिहास है, ठीक है। तो वो बात इसमें आ जाती कि इसमें सामाजिक विज्ञान में आ जाती। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ज्ञान का स्वरूप समझना इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें क्या शामिल है, इतिहास शामिल है, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि अपने आप में ही अलग विषय हैं और उनमें ज्ञान रचने का ढंग भी अलग अलग है, सब अलग अलग हो रहा है। तो अब वहां पे इसीलिए आप स्रोतों तक नहीं पहुंच पाते हो, किसमें, सामाजिक विज्ञान में। लेकिन विज्ञान में हम पहुंच पाए क्योंकि हम प्रत्यक्ष घटित, विज्ञान उसी को मानता है जो उसको देखता है, जो वो देख पा रहा है वो उसको मानेगा, जो वो नहीं देख पा रहा वो उसको नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है, उसको वो प्रूव करता है। तो विज्ञान के अधिकांश हिस्सों में ज्ञान को स्वीकारने और उसकी जांच की महत्वपूर्ण कसौटी प्रयोग करना है। हमने प्रयोग करके हमने सिद्ध कर दिया, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है, किंतु सामाजिक विज्ञान में यह अलग अलग है। अतः प्रत्येक स्तर के लिए इन विषयों से ली विषय वस्तु के चुनाव में एक ऐसा संतुलन रखना होगा ताकि बच्चों की सामाजिक विज्ञान पर समग्र समझ बन सके और उसके जीवन के अनुभव उसमें शामिल हो सके। तो यदि आपको सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना है तो उनके जीवन के अनुभव, समाज में क्या देख रहे हैं, समाज की क्या कुरीतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किन किन परंपराओं, किन कल्चरल को, किन ट्रेडिशंस को, संस्कृति, ये क्या फॉलो किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या घटित हो रही है, ये सभी चीजें तो आपके सामाजिक विज्ञान में आ जाती हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू आता है कि आप अपने आसपास की चीजों को किस तरीके से देख रहे हो और उसके बाद में उसको किस तरीके से आप उसको जो देख रहे हो, आप कैसे आप उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हो, ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है, सामाजिक विज्ञान समावेशित होकर के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन दोबारा रिपीट करके जरूर देखिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ठीक है। तो समाज में प्रायः विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को विश्लेषणात्मक रूप से समझने की तैयारी करता है। मैंने अभी आपको बताया ना, और समाज की विविधता को समझने की भी यह सब वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जरूरी है। कि देखो, जैसे कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमने हमने क्या हम कैसे पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व संग्राम, फिर स्वतंत्रता के समय कौन कौन थे, ठीक है, जो जैसे कि हम गांधीयन एरा में पढ़ रहे हैं, गांधीयन एरा पढ़ते हैं, पहले हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि क्या बोलते हैं, किस तरीके से 1857 का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, क्या था, क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद कौन कौन से क्रांतिकारी हुए या फिर कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनका क्या योगदान था, भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, और फिर भारत के स्वतंत्र होने के बाद का इतिहास, यानी कि 1947 के बाद का प्रेजेंट डे। तो आप कैसे इन सभी चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, समाज की विविधता को समझने में यह सब वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जरूरी होता है कि अभी क्या है, जब हम आजाद हुए थे तब क्या स्थिति थी, फिर 90s में क्या स्थिति आई और अब प्रेजेंट में क्या स्थिति आ गई है, रिलेट करके पढ़ते हैं ना हम, ऐसा वही चीज बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन के ढांचे में जानकारी
अवधारणाएं, कौशल एवं मूल्य सम्मिलित हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या होगा, आपको सामाजिक विज्ञान के लिए पढ़ना है तो जानकारी, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, देन कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, फिर स्किल्स आते, कौशल आते, मूल्य आते, वैल्यूज आते हैं, ठीक है। और इनके संदर्भ में अधिक सक्षमता हासिल करने की अपेक्षा रहती है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को विषय वस्तु में आगे बढ़ाने के लिए इनमें संतुलन आवश्यक है। आप केवल फैक्ट 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 मत बताओ, बच्चों को नहीं इतना ज्यादा याद कर पाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताओ कि बच्चे लोग उससे रिलेट करके कुछ कर पाए, ठीक है। कोई स्किल्स भी उनमें डेवलप करवाओ आप। वैल्यूज जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने यदि वैल्यूज बिल्ड नहीं किया बच्चों में तो एक जिम्मेदारी होती है, आप शिक्षक है, आप के साथ में बच्चे हैं, आप जितने भी टाइम अपने बच्चों के साथ में हो आप उनको वैल्यू सिखाओ, मूल्य सिखाओ कि जीवन का क्या क्या आपके जीवन के मूल्य है जिनको आपको कभी जिंदगी में नहीं खोने हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़े आप कंपनी के मालिक बन गए हो। अब आप क्या पर्यावरण को नहीं देखने वाले हो, पर आप ये चीज को ध्यान नहीं देने वाले हो कि किस तरीके से आपकी कंपनी, चाहे वो किसी भी चीज की है, आपको कोशिश ये करनी है कि वो पर्यावरण पे कोई प्रभाव न डाले। आप बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लोगों को रोजगार दो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रकृति भी आपके किसी भी काम के द्वारा, आपके जो भी आप कर रहे हो उसे प्रकृति में किसी भी तरह का असंतुलन ना आने पाए, है ना। तो वो संतुलित बनी रहे, अच्छी बात है। तो ये मूल्य होते हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सामाजिक विज्ञान। सीखने में यह आवश्यक है कि बच्चे के पास कुछ बुनियादी सूचनाएं हों और उन्हें अवधारणाओं के साथ जोड़कर उनकी समझ बना सके। समझ में आया? तो ये सभी चीजें आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बहुत एक आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके जो इतिहास, भूगोल, फिर नागरिक शास्त्र, ये सभी चीजें आती हैं, उनको आप किस तरीके से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पढ़ाओगे, वही बातें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। इजी लैंग्वेज है, अपने से एक बार रीड करना, जरूर समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान सीखने में यह आवश्यक है कि बच्चे के पास कुछ बुनियादी सूचनाएं हो और उन्हें वो क्या करें, अवधारणाओं के साथ जोड़कर उनकी समझ बना सकें, ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन से संबंधित कौशल और आदतों का विकास भी जरूरी है। सामाजिक अध्ययन से संबंधित कौशल और आदतों का विकास जरूरी है। जैसे कि कौशल और आदतों की बात यदि हम करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, आपके पास पावर है, क्या चीज का पावर है, क्या चीज का पावर है आपके पास में? वी ऑल हैव व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वी ऑल हैव फंडामेंटल राइट्स, है ना। हमारे मौलिक अधिकार है ना, संविधान ने हमें दिया है ना, बिल्कुल दिया है। राइट टू वोट है आपके पास में? जी हाँ, राइट टू वोट तो है, तो प्रयोग करना है ना? जी हाँ, बिल्कुल करना तो है। चुनाव का अधिकार है? जी बिल्कुल है। तो यही होता है कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित आदतों का विकास भी जरूरी है। ये आदत है, आप भारत के नागरिक होने का फर्ज तो निभाइए। ये अरे छोड़ो ना, क्या करना है, चाहे कोई भी नेता बने, अपने को क्या, अपने को कैसे नहीं, क्या आप कोई मतलब है, कैसे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बातें आती हैं, ठीक है, और ये पर्यावरण से भी संबंधित होती हैं। तो यह आदतें व कौशल कुछ तो विज्ञान शिक्षण के साथ समान है और कुछ अलग, कुछ कौशल हैं जो कि सामाजिक विज्ञान व विज्ञान में समान है। इसका क्या मतलब हुआ कि समान है, अलग है? इसका ये मतलब है ये जो आदतें और कौशल होते हैं ना, तो आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में समान होते। कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि इक्वल हैं दोनों में, और वो क्या है? जैसे कि कारण संबंध खोज पाना। यदि ये ऐसा हो रहा है तो कैसे, इस कारण से हो रहा है, तो उसका संबंध आप खोज पा रहे हो। तो कार्य कारण यहाँ पे लिखा है ना, कार्य कारण, ये कार्य हो रहा है तो क्या, किन कारणों से हो रहा है, उसका संबंध खोज पाना। ये विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समान आदतें एवं कौशल होती हैं। तुलना कर पाना, कंपेयर करते हो, कंपैरिजन आपके साइंस में भी आता है, कंपैरिजन आपके सामाजिक विज्ञान में भी आएगा। अब आप बोलोगे कैसे आएगा? आप कंपेयर करो ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार टू, इनको कंपेयर कर लो।
आप उसके बाद में आप कंपेयर कर लो कि किस तरीके से प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत, स्वतंत्रता पश्चात भारत, कंपेयर करो। अब विज्ञान में भी यही होता है, विज्ञान में नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो तार्किकता, रीजनिंग आती, वर्गीकरण विश्लेषण के वक्त अमूर्त काल्पनिक छवियों को मानस में रख पाना, अवलोकन कर पाना आदि। यानी कि जब आप किसी चीज का विश्लेषण करो, वर्गीकरण करो, उस समय आप अमूर्त काल्पनिक छवियों को मानस में रख पाए। अब आप ये बताओ, जब हम इतिहास पढ़ते तो हमने तो देखा नहीं किसी चीज को, लेकिन फिर भी हम रिलेट कर पाते हैं कि नहीं? हम तो पढ़ पाते हैं। कैसे? क्योंकि हम अमूर्त काल्पनिक छवियों को अपने मानस पटल पे रख पाए हैं, इसीलिए तो हम उसको याद कर पा रहे हैं, इसीलिए तो हम उसको समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो हम उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं, इसलिए तो हम उसका वर्गीकरण कर पा रहे हैं। यही चीज आपके साइंस में होता है, यही चीज आपके साइंस में हो रहा है। तो ये कुछ आदतें, कुछ कौशल है जो कि सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में समान है, लेकिन कुछ आदतें एवं कौशल है जो कि दोनों में अलग अलग भी होती है ना। अब वो कैसे है? जैसे कि भौगोलिक स्थितियों की तुलना कर वहां की कृषि खान पान को समझना। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों की तुलना कर वहां की कृषि खान पान को समझना, ये आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि चीजें यहाँ पे समान थी, दोनों में थी, लेकिन ये मूलतः सामाजिक विज्ञान में ये पाया गया कि भौगोलिक स्थितियों की तुलना कर रहा है, यहाँ पे तुलनात्मक है, तार्किकता है, तुलना कर पाना। तो सामाजिक विज्ञान में भी तुलना किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कृषि खान पान की समझ यहाँ पे, यानी कि हम यदि बात करें कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके का खान पान है, मध्य प्रदेश में ऐसा है, फिर उसके बाद में आप कश्मीर में चले जाओगे तो ऐसा है, आप बंगाल में चले जाओगे तो ऐसा है। ये आप क्या कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो कृषि कहाँ पे कैसी हो रही है, कहाँ पे क्या चीज ज्यादा होती है, सब आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ गया। यही आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। आता है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं आपने? बिल्कुल, आप सभी पढ़ के आए हैं ना, नई चीज नहीं है ये आप लोगों के लिए, सभी जानते हैं आप लोग। अब देखो, अब कौन कौन सी आदतें हैं जो कि अलग अलग पाई गई हैं, विज्ञान से अलग है। सामाजिक विज्ञान में निरंतरता और बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना, अपने जीवन पर सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का असर देख पाना, सामाजिक हित में निर्णय की क्षमता का विकास, विश्लेषण और व्याख्या करना, है ना। जैसे कि यदि हम बात करें कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का असर देख पाना, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया कि क्या चीज हमारे यहाँ, जैसे कि हम यदि बात करें G20 समिट होने वाली है हमारे यहाँ पे, है ना, G20 की समिट होने वाली है, यानी कि इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किस तरीके से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। G20 समिट की मेजबानी भारत को मिलना, ये किस तरीके से एक महत्वपूर्ण बात है। कैसे हमारे यदि हम बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी राज्य है, कैसे भारत का उसके सामने संबंध है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे, हम किस तरीके से अपने आप को यूएन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत सारी बात होती है कि क्या असर पड़ रहा है जो समाज में घटित हो रहा है। यदि कोई बाहर से आ रहा है, यदि हमारे देश में क्यों जरूरी है कि गरीबी दूर हो, हमारे देश में क्यों जरूरी है बेरोजगारी दूर हो, इनका क्या असर पड़ने वाला है। क्या एक ही व्यक्ति बस अमीर बनता जाए और बाकी लोग गरीब बने रहे, ये क्या सही है? नहीं। ये किस तरीके से असर पड़ रहा है, ये आपके ये विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में कुछ तथ्य अलग होते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान में ये पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उसमें क्या था, तुलना करना, ये तो उसमें भी होता है, तर्क उसमें भी होता है, वर्गीकरण करना उसमें भी, दोनों में समान है, लेकिन ये अलग बात होती कि आप कैसे, आपके पास में, जैसे कि यदि हम बात कर रहे हैं कि आपके अपने मौलिक अधिकार है, आप उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हो। राज्य के लिए क्या लागू होता है? डीपीएसपी लागू होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है हमारे लिए, ठीक है। अब बहुत सारी बातें होती हैं कि नहीं बिल्कुल हमें ये करना है, जैसे कि हमारे संविधान में ही दिया है कि हमको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आप कैसे आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, आप कैसे उसको समझ पा रहे हो, ये सभी चीजें आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। तो हालांकि व्याख्या और विश्लेषण विज्ञान में भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वहां व्याख्या ज्यादा सटीक और सार्वभौम होगी, जबकि सामाजिक विज्ञान में यह सामाजिक संदर्भ व व्यक्ति के नजरिए के अनुसार बदल भी सकती है। वहां पे मतलब एक कॉन्सेप्ट दे दिए सो दे दिए, यानी कि वो
उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल यहाँ पे व्यक्ति के संदर्भ में वो चीजें बदलती जाएंगी कि हाँ इस समय ना ये ऐसा होता था, इस समय अब ये ऐसा होता है, अब इस समय ये ऐसा होता है। अलग अलग समय में अलग अलग डेफिनेशंस बन गई हैं। कोल्ड वार हुआ, बिल्कुल हुआ। कोल्ड वार उस समय क्या था, कोल्ड वार का कारण क्या था, कोल्ड वार किस तरीके से चल रहा था आज के डेट में। उस समय कोल्ड वार किसके किसके बीच था, अमेरिका यूएसएसआर के बीच में था, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में था। आज का कोल्ड वार किसके किसके बीच में है, आज कौन कौन सी इंटरनेशनल पावर्स हैं जो कि खड़े हैं, इंडिया किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये सभी चीजें क्या होती है, समय के साथ बदलती है। कोल्ड वार का एक जो पर्टिकुलर विज्ञान के अंतर्गत आपने एक डेफिनेशन दे दिया, उसको हम इतने सालों से रट रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की एक ही डेफिनेशन हम इतने सालों से रट रहे हैं, सब बच्चे वही रट के पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे ये उस समय का कोल्ड वार अलग था, आज का कोल्ड वार किसके बीच में है, नहीं दिख रहा। किसके बीच में है, अमेरिका यूएसए और किसके बीच में भाई, चाइना, इनके बीच का है, इनके बीच में हो रहा है कोल्ड वॉर। ये बोलते नहीं नहीं आप उसके साथ नहीं जा सकते, नहीं नहीं आप इसके, क्यों, क्योंकि चाइना एक मतलब बहुत ही इनकी क्या नीति है। हालांकि ये आपको अभी जानना जरूरी नहीं, इसलिए हम इस बारे में बात करेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही, सामाजिक विज्ञान में कैसी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन विज्ञान में नहीं, वही चीजें वही रटना है आपको। ठीक है। फिर सामाजिक विज्ञान में कुछ आदतों के विकास की भी बात की जाती है, जैसे कि विविधता में आपसी सम्मान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में अनेकताएं हैं लेकिन एकता बनाए रखना है अपने को, है ना। विश्वास, एक दूसरे पर निर्भरता, परिवर्तन के प्रति जागरूकता। ये नहीं कि नहीं नहीं हम तो ये पार्टी को वोट देते आए, हम यही पार्टी को देते रहेंगे, ये बातें होती है ना बहुत सारे लोगों। तो परिवर्तन के प्रति आपको जागरूक होना है, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है कि क्या चीजें आपके लिए हितकर हैं, आप अपना देखो, है ना। संवेदनशील बने रहो, समय परिस्थिति अनुसार व्यक्तिगता और सामूहिकता की आदत का विकास। वास्तव में हम सार्थक सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बात तब तक नहीं कर सकते, सार्थक सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बात हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसकी प्रकृति, स्वरूप और शिक्षण शास्त्र को नहीं समझ लेते। आप सार्थक सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बात नहीं कर सकोगे जब तक आप उसकी प्रकृति को नहीं जानोगे कि आखिरकार सामाजिक विज्ञान है क्या, और आखिरकार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बातें क्या होती है, उसका स्वरूप क्या है, एवं इसका शिक्षण शास्त्र क्या है। जब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बात नहीं कर सकते। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सभी चीजें, विविधता का सम्मान करना आता है, ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल पढ़ाया जाता है कि हर किसी को समझ, ये जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सभी चीजों के अंतर्गत बचपन से ही पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ज्यादा पढ़ाया जाता है। यदि आप शिक्षक के लिए तैयारी करें, सहायक शिक्षक में तो नहीं, यदि आप शिक्षक के लिए तैयारी करें तो उसमें आपको पढ़ना है सोशल, उसमें ये सब पढ़ना पड़ता है सोशल में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने अब तक क्या देख लिया, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमने ये देखा कि विज्ञान है इसमें एवं सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान का समावेशन देख लिया हमने, सामाजिक विज्ञान का समावेशन देख लिया। क्या अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या, जी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बचा है, चैप्टर लंबा है तो हम आगे के पार्ट्स में कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। मेरा प्रयास रहा है कि आपको चीजें समझ में आई, ना नहीं समझ में आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मेरे को बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और लेकिन एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और यदि आप लोगों को हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में कोर्स में पर्टिकुलरली यदि आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पे एक ब्यूटीफुल कोर्स डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए, जहाँ पे सभी चीजों को कवर अप किया गया है, तो वहां पे आपको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। इस नंबर पर संपर्क करके आपको किस तरीके से कोर्स को ज्वाइन करना है, आपको किस तरीके से आपको बेनिफिट लेना है छूट का, ये सभी चीजें आप लोगों को बता दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वीडियो की हमारे मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल
आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में। तो टेस्ट सीरीज से भी आप जिससे जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। पहले आपको फ्री टेस्ट भी, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि फ्री टेस्ट अवेलेबल नहीं रहेंगे, फ्री टेस्ट भी कुछ अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ में। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन तक के लिए। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।